हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने कोलोइडल का पहला लेक्चर पढ़ लिया होगा और अपने सीट पर जो मैं लिखवाया था वो लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में कोलोइडल क्या होता है, ये कोई सब्सटेंस नहीं है बल्कि ये स्टेट है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को लाया जा सकता है। हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, ट्रू सॉल्यूशन, क्रिस्टलॉइड, फिर कोलोइडल, फिर सस्पेंशन। क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। थ्योरी, फिल्म, सुपरफ्लॉप एक हिस्सा हो गया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान दूसरा हिस्सा हो गया और एस क्यूब हो गया तीसरा। सॉलिड एरोसॉल, सॉल और सॉलिड सॉल। इसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स लायोफिलिक और लायोफोबिक को पढ़ा। लायोफिलिक एग्जांपल है ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे प्रोटीन, गम, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, और लायोफोबिक एग्जांपल है मेटल सॉल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज पढ़ा मल्टीमोलिकुलर, गोल्ड सॉल, सल्फर सॉल, मैक्रोमोलिकुलर, ऑर्गेनिक पॉलीमर और एसोसिएटेड कोलोइडल या मीसेल बोले तो सरफेस एक्टिव एजेंट। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने पढ़े मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन से हम लोगों ने एक्वा डैग और ऑयल डैग को बनाया। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ब्रैडिग आर्क मेथड से हम लोगों ने प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर के सॉल को बनाया। और पेप्टाइजेशन में हम लोगों ने देखा था फ्रेशली प्रेसिपिटेट को कोलोइडल रेंज में बदलना कहलाता है पेप्टाइजेशन विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। तो जो प्रेसिपिटेट होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो आयन कॉमन होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा। करेक्ट। हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन की बात करी। प्यूरिफिकेशन में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इंप्योरिटी क्या है। तो एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, एक्सेस ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वही बेटा इंप्योरिटी कहलाता है, क्योंकि हर चीज की अति जो है वो खतरनाक है। जहां वो इलेक्ट्रोलाइट उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वही वो इंप्योरिटी की तरह भी काम करते हैं। तो 2 तरीके अपने पास है, डायलिसिस अपने पास है और अपने पास है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी है बेटा कलर। देखिए, कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा जो कोलोइडल होता है वो हेट्रोजिनस होता है। इसमें 2 फेजें होती हैं, डीपी और डीएम। तो हेट्रोजिनस मिक्सचर में जब भी लाइट पास करते हैं स्कैटरिंग होती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, अभी आगे आने वाला है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें कोलोइडल जो है वो कलर दिखाई पड़ते हैं। इट डिपेंड्स ऑन साइज। और आप ये लिख सकते हैं कि ये साइज पर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। शायद लिखा भी होगा, मेरे ख्याल से लिखा होगा, लिखा है। इट डिपेंड्स ऑन साइज। और एक बात ध्यान रखना कि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा जो लाइट है उसकी वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी। विब गियोर, आपको मालूम होगा विब गियोर, वायलेट टू रेड जाते हैं, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ। तो अगर साइज बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घटेगी। वेवलेंथ घटने का मतलब है आप वायलेट की तरफ आएंगे, और साइज घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, मतलब आप रेड की तरफ जाएंगे। जैसे आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है aqueous gold sol is red in color। 2 बातें, कलर इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग इज ड्यू टू हेट्रोजिनस नेचर। कलर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। एक बात बच्चों ध्यान रखना, हम लोग जब कोलोइडल पार्टिकल बोलते हैं तो उसका मतलब डीपी से होता है, डीएम से नहीं होता। किससे होता है? डीपी से। और साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। विब गियोर, वेवलेंथ इंक्रीजेस तो हम बोलेंगे साइज डिक्रीजेस। गोल्ड सॉल का कलर कैसा होता है? रेड। देखिए ये जो फंडा है ये हमने एनसीईआरटी से ही बनाया हुआ है। ओके, अच्छा तो उन्होंने मालूम बोला कि गोल्ड सॉल इज रेड इन कलर। रेड इन कलर है मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा तो साइज बहुत क्या है? छोटा। अब उन्होंने बोला कि अगर गोल्ड सॉल में कोलोइडल पार्टिकल का साइज बढ़ाने लगे, क्या कर दे? बड़ा। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि गोल्ड सॉल में अगर साइज बढ़ाएं तो कलर क्या हो जाएगा? सोचना, साइज बढ़ाया तो वेवलेंथ कम, तो रेड से किस तरफ आओगे? वॉयलेट की तरफ। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एक्चुअली। तो मैंने वहीं से
एक ये फंडा बना दिया बस। ये फंडा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने उसी पॉइंट से फंडा बना दिया है कि साइज के इनवर्सली हो गया लाइट का वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी में बच्चों एक पॉइंट और लिखा हुआ है जो मेरे सीट में नहीं लिखा हुआ है। तो क्या आपकी सीट में नीचे की तरफ जगह खाली है? बिल्कुल नहीं है। दिखाओ जरा, ऐसे करो, पलटो जरा, वहां दिखेगा, बहुत कम जगह है। तो आप इसको क्या करेंगे बताइए? आप ऊपर लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, या अगले पेज में हाशिए पे लिख लीजिए, है ना, अगले पेज में हाशिए पे लिख लीजिए। क्या लिखिए? कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, आल्सो चेंजेस with the manner in which observer receives the light. Manner observer receive the light. समझेंगे? लिखिए मत, समझ लीजिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे मिल्क वाटर का कोलोइडल सॉल्यूशन है, मतलब किसका? मिल्क। अरे मिल्क भी तो कोलोइडल होता है, ठीक है, ये एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब देखना, आपने इसमें लाइट यहां से पास करी, इंसिडेंट लाइट। अब देखिए लाइट के दो रूप है, एक लाइट है जो यहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, और एक है जो इस कोलोइडल को चीरते हुए निकलेगी। ठीक है, तो आपने कौन सी लाइट को देखा? अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं तो कलर अलग दिखाई पड़ेगा, और इस प्रकार से लाइट को अगर आप देखते हैं तो आपको इसका कलर अलग दिखाई पड़ेगा। जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट को देखने पर यह सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, और इस ट्रांसफरिंग लाइट को देखने पर इसका कलर रेड कलर का दिखाई पड़ता है। ओके, तो देखिए मैंने क्या लिखा कि कलर ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस विद द मैनर इन विच ऑब्जर्वर, भाई आंख का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर, देखने वाला, ऑब्जर्वर रिसीव द लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट को देखा तो ब्लू कलर है, और ट्रांसमिटेड लाइट को देखा तो यही सॉल्यूशन रेड कलर का दिखाई पड़ेगा। ओके, तो ये पॉइंट लिखिए और ये एग्जांपल डालिए, एनसीईआरटी का बेटा पॉइंट। तो कलर के बारे में हो गया। अगला बेटा पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, आप पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला बेटा पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अभी एक बच्चा बैठे बैठे इसी की बात बोल रहा था, आ भी गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरा चैप्टर है, 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है, तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बच्चों से इतना बताना चाहेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां पे सॉल्यूट कौन है? डीपी। देखिए बेटा, कोलोइडल, आप लोगों ने देखा कि कोलोइडल में पार्टिकल आपस में जुड़ के कोलोइडल रेंज में आते हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो बहुत छोटी होती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कोलोइडल और जो पॉलीमर होते हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों बहुत छोटी होती है। आप लोग भविष्य में हमसे पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की होती है: ऑस्मोटिक प्रेशर, लोवरिंग, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों में बताना चाहूंगा, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हैं, लेकिन जो कोलोइडल और पॉलीमर्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट आप चारों में से किसी के द्वारा भी निकाल सकते हो, लेकिन जिनके मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होते हैं,
लाइक कोलोइडल सॉल्यूशन और पॉलीमर, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस फॉर कोलोइडल सॉल्यूशन देन ट्रू सॉल्यूशन बिकॉज their average molecular weight is very high. Osmotic pressure is used in determination of average molecular mass of colloidal solution. Clear हो गया? अगला बेटा प्रॉपर्टी दिया है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बोले तो ब्राउनियन मूवमेंट। आपके मेडिकल में सवाल ऐसे भी आ चुका है, सुन लो, मजा आएगा सुन के। ब्राउनियन मूवमेंट इज ए, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, दूसरा ऑप्शन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तीसरा ऑप्शन मैकेनिकल प्रॉपर्टी, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। द आंसर इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है बच्चों? ये डीपी के पार्टिकल है, ऑफ कोर्स डीपी के पार्टिकल का जो ये रैंडम मोशन होता है, ये रैंडम मोशन ही कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। अच्छा, अब डीपी के पार्टिकल ये जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसे आप ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ये करते क्यों है? तो इनका रीजन होता है कि डीएम के जो पार्टिकल हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, वो इनको टक्कर मारते हैं। ओके, और टक्कर मारने के कारण डीपी के पार्टिकल जो है वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। इसी रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। आपकी कॉपी में छोटा सा करेक्शन है, कर लीजिए। जिगजैग मूवमेंट ऑफ डीएम पार्टिकल लिखा है शायद, तो डीएम को काट के डीपी पार्टिकल करिए। ओके, ब्राउनियन मूवमेंट इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ डीएम पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी टू डीपी पार्टिकल। भाई सीधी सी बात समझिए, डीएम के पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो रैंडम मोशन कर ही रहे और वो डीपी के पार्टिकल से टकराते हैं, तो डीपी के पार्टिकल का जो ये रैंडम मोशन होता है, इसी को कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। आपको जान के खुशी होगी, ब्राउनियन मूवमेंट ही वो फैक्टर है जो कोलोइडल सॉल्यूशन को सेटल डाउन होने नहीं देता है। समझने का प्रयास करिएगा। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहे हैं। आपसे मैं कहूं एक जगह पे खड़े रहो, आप 10 मिनट खड़े रहोगे, आधे घंटे खड़े रहोगे, 1 घंटे खड़े रहोगे, 1 घंटे बाद कहोगे ला यार थोड़ा बैठ ले, हाँ या ना, बैठोगे। लेकिन आप देखिए, मैं लगातार क्लास में 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाता रहता हूं, टहलता रहता हूं और पढ़ाता रहता हूं। कहने का मतलब, अगर आदमी एक जगह पर स्थिर है तो बैठने के चांसेस बहुत ज्यादा, लेकिन अगर वो लगातार घूम रहा है तो बैठने के चांस 0। इस ब्राउनियन मूवमेंट के कारण डीपी के पार्टिकल लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं और यही बेटा वो फैक्टर होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अपोज करता है और डीपी को सेटल डाउन होने नहीं देता है। ओके, तो देख लेंगे। इट अपोजेस ग्रेविटी फोर्स सो दैट कोलोइडल पार्टिकल कैन नेवर बी सेटल डाउन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, बोले तो टिंडल इफेक्ट। देखिए, जैसा कि हमें मालूम है ये हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन है, हेट्रोजेनस होता है। अगर बच्चों हम लोग इसमें कन्वर्जिंग बीम को डालें, कन्वर्जिंग बीम का मतलब लाइट की, कन्वर्जिंग बीम का मतलब मिलती हुई लाइट, तो ये क्या करते हैं, ये इस लाइट को स्कैटर कर देते हैं। इसी स्कैटरिंग को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये आपके सामने जो बनी है इसे कहते हैं टिंडल कोन। और ध्यान रखिएगा, ये टिंडल कोन आपको सिर्फ तब दिखाई पड़ती है जब आप इसे परपेंडिकुलर विजुलाइज करें। बेटा बोलो कैसे? अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो आपको टिंडल कोन दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर आप पैरेलल देखेंगे तो आपको टिंडल कोन दिखाई नहीं पड़ती। देखिए बच्चों, हेट्रोजेनस जो भी मिक्सचर होते हैं उसमें लाइट को पास करने पर लाइट की स्कैटरिंग होती है। हम आपको इसके जीते जाते 2 उदाहरण दिखा सकते हैं जो आपने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
आप कभी अपने घर में, अपने कमरे में खिड़की के किनारे धूप का मजा ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, आप देखिए कभी खिड़की से जो सूरज की रोशनी आती है उसमें मिट्टी के पार्टिकल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्यों? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपके चारों तरफ जो एयर है, कहीं ना कहीं ये एयर में मिट्टी के पार्टिकल मिल जाते हैं, तो वो हो गया हेट्रोजेनस कोलोइडल। डस्ट इज द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल, और ये हेट्रोजेनस है, तो लाइट जब आई तो स्कैटरिंग होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है, मिट्टी के पार्टिकल चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहला उदाहरण। उदाहरण नंबर दूसरा, कभी आप सिनेमा घर में जाइए तो क्या होता है, हम लोग ऐसे बैठे होते हैं, सामने स्क्रीन लगी होती है और पीछे से प्रोजेक्टर से लाइट आती है और आपको पिक्चर दिखाई पड़ती है। कभी आप ऐसे करके देखिएगा तो आपको लाइट जाती हुई दिखाई पड़ती है। क्यों? उस जगह पर एयर है, एयर में डस्ट के पार्टिकल घूम रहे हैं, मतलब ये हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। डस्ट इज द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल। जब लाइट डालते हैं तो स्कैटरिंग होती है, और वो बीम आपको इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि वो बीम आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे परपेंडिकुलर देख रहे हो। मतलब बात समझ में आ रही है? तो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स में जब भी लाइट पास करी जाती है स्कैटरिंग होती है। तो टिंडल इफेक्ट, ये स्कैटरिंग इस बात को प्रूफ करता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। अगर ये होमोजेनस होता तो क्या स्कैटरिंग होती? नहीं। स्कैटरिंग होना इस बात को प्रूफ करता है कि कोलोइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजेनस मिक्सचर। टिंडल कोन तभी दिखाई पड़ेगी जब परपेंडिकुलर से देखेंगे, पैरेलल से देखने पर दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट। टिंडल कोन और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है, ऐसा भी नहीं है कि हर समय हो सकता है। इसकी भी बड़ा दो कंडीशन होती है जो एनसीईआरटी में लिखी। टिंडल इफेक्ट भी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोले तो टिंडल कोन, ये सब भी आपको तब दिखाई पड़ता है जब हेट्रोजेनस मिक्सचर दो चीजों को फॉलो करे। हर जगह ये भी नहीं होगा। पहला, डायमीटर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, डायमीटर ऑफ कोलोइडल पार्टिकल और वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लगभग बराबर, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी और डीएम में ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, एक चीज में डिफरेंस कम और एक चीज में डिफरेंस ज्यादा। पढ़िए जरा, दिखाई पड़ जाएगा। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। नॉट मच स्मॉलर मतलब लगभग बराबर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम डिफर ग्रेटली। डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ग्रेट डिफरेंस होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? ग्रेट डिफरेंस। आपको जान के खुशी होगी, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चों, और शायद 2-3 साल पहले यही क्वेश्चन बेटा आईआईटी में पूछा गया था। उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा। दो कंडीशन, डीपी का जो डायमीटर है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के लगभग बराबर होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। और डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस बहुत ज्यादा डिफरेंस में होने चाहिए। मतलब एक में डिफरेंस चाहिए है कम और एक में डिफरेंस चाहिए है ज्यादा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे। जो डब्बा बना हुआ है, आप डब्बे में इसको बना लीजिएगा। जो डब्बा बना हुआ है, डब्बे के अंदर आप ऐसे दिखाइएगा, कन्वर्जिंग बीम डालिएगा, स्कैटरिंग दिखाइएगा, टिंडल कोन दिखाइएगा। परपेंडिकुलर में दिखेगी, पैरेलल में नहीं दिखेगी। ये आप लिख लीजिएगा। नीचे हम पढ़ रहे हैं, दिस प्रॉपर्टी शोज दैट कोलोइडल सॉल्यूशन और हेट्रोजेनस, मैंने भी समझाया। स्कैटरिंग का मतलब ही है कि हेट्रोजेनस होगा। टिंडल कोन ऑब्जर्व व्हेन ऑब्जर्वर इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे। A Tyndall effect is observed only when the following two conditions are satisfied. क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट बच्चों हम लोग जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सबसे बड़ी हेडिंग है, थोड़ा समय लगेगा। सबसे पहला पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल। देखिए
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। 4-5 हेडिंग सीखनी है। सबसे पहली हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल। बच्चों आप लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि कोलोइडल पार्टिकल का स्टेबिलिटी का राज है, उसकी जिंदगी का जो कारण है वो उसके ऊपर उपस्थित चार्ज। देखिए ये मान लीजिए डीपी का कोई पार्टिकल है, समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। ये आप लोग को मालूम है ये चार्ज को एब्जॉर्ब करता है और इसी चार्ज के कारण इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। अच्छा बेटा, अब अगर डीपी ने पॉजिटिव चार्ज को एब्जॉर्ब किया तो सोचो भाई, आपने कल देखा था AgI के प्रेसिपिटेट ने AgNO3 से Ag+ को एब्जॉर्ब कर लिया, बन गया पॉजिटिव कोलोइडल। तो NO3- तो बर्तन में पड़ा होगा, है ना। या ऐसे देखो AgI ने Ki में से I- को एब्जॉर्ब कर लिया, बन गया नेगेटिव कोलोइडल। तो पॉजिटिव तो बर्तन में पड़ा होगा। तो जो एब्जॉर्ब हो गया तो ठीक है, लेकिन जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो आयन जो होते हैं वो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में फैले रहते हैं। तो ये वाला चार्ज एब्जॉर्ब हो गया तो इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड लेयर। भाई ये तो फिक्स हो गया ना, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और उसके अपोजिट वाला जो चार्ज होता है पूरे सॉल्यूशन में फैला रहता है, इसे कहते हैं मोबाइल लेयर। और इन दोनों लेयर को कलेक्टिवली हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और इनके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उस पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या जीटा पोटेंशियल। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल के नीचे एक डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में आप ये लिखिए। बच्चों एक बात बताओ, फिक्स लेयर कोई चार्ज को देखकर कोलोइडल का नाम दोगे या मोबाइल लेयर के चार्ज को देखकर? फिक्स लेयर। अगर फिक्स लेयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव कोलोइडल होगा, और अगर फिक्स लेयर पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कोलोइडल होगा। जो चार्ज डीपी एब्जॉर्ब करता है वही उसके नेचर को डिसाइड करता है कि वो पॉजिटिव कोलोइडल होगा या नेगेटिव कोलोइडल होगा। आप डब्बे के अंदर ये लिख लीजिएगा। अब बच्चों आप लोग देखिए, इसमें लिखा भी है कोलोइडल सॉल्ट्स आर स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ओवर डीपी पार्टिकल एंड इक्वल एंड अपोजिट चार्ज टू डीएम पार्टिकल। ये डीएम में फैला रहेगा। एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल लिखे। हाँ बच्चों, एनसीईआरटी में पॉजिटिव और नेगेटिव कोलोइडल के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। आप उसी खाली पेज पर पहुंचिए, पेज नंबर शायद 6। इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। फिक्स लेयर जो चार्ज एब्जॉर्ब हो गया, मोबाइल लेयर जो चार्ज डीएम में घूम रहा है, दोनों को कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। और जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। अब एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। देखिए हम लोग कोई ट्रिक हम बताते हैं, HBO पेंसिल। आप देखिए आज भी शायद HB की पेंसिल आती होगी, हमारे टाइम पे आती थी 2 रुपए की। तो जब भी इस्तेमाल करो HB की पेंसिल इस्तेमाल करो, HBO की पेंसिल। इससे देखो बच्चों क्या हुआ, H फॉर हाइड्रोक्साइड। जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं जैसे FeOH का होल थ्राइस, B बेसिक डाई। डाई आपके सिलेबस में नहीं है, बस याद रखिएगा बेसिक डाई। O ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड जैसे TiO2। और HB बोले तो हीमोग्लोबिन। ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। बड़ा P का मतलब है पॉजिटिव कोलोइडल। बड़ा P का मतलब है पॉजिटिव कोलोइडल। यहां पे बच्चों एक एग्जांपल और लिख लेना पॉजिटिव कोलोइडल में, जो हमारे ट्रिक्स में नहीं आ पा रहा है। एनिमल हाइड, जानवरों की
चमड़ी, एनिमल हाइड इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोलोइडल। तो कितने एग्जाम्पल हो गए बताओ? 1 2 3 4 5। ये 5 एग्जाम्पल बच्चों हो गए हैं आपके पॉजिटिव कोलोइडल के। ये 5 एग्जाम्पल बच्चों पॉजिटिव कोलोइडल के हो गए हैं। ऑलवेज यूज HBO पेंसिल इंक्लूडिंग एनिमल हाइड। ध्यान रखिएगा, इनके अलावा कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए तो आप उसको निगेटिव बोलेंगे। बताइए, मेटल सॉल निगेटिव, आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव, एसिडिक डाई निगेटिव, ठीक है, और भी कोई भी एग्जाम्पल, बालू, क्ले निगेटिव, कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए निगेटिव बोलेंगे। बस ऑलवेज यूज HBO पेंसिल इंक्लूडिंग एनिमल हाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोलोइडल। तो याद करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, पेज नंबर 6 पर लिख लीजिएगा। राइट बेटा, आइए वापस से अपने पेज पर आते हैं। आपकी कॉपी में देखिए लिखा भी है एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव कोलोइडल, मेटेलिक सॉल, मेटल सल्फाइड। दूसरे पॉइंट पे लिखा है ब्लड, लिखा है, काट दीजिए, काट दीजिए, ठीक है, उसको हटा दीजिए वहां से। एसिडिक डाई, लायोफिलिक कोलोइडल, स्टार्च, ये सब क्या है? निगेटिव। हमने जो 5 लिखवाए वो पॉजिटिव, उसके अलावा जो भी एग्जांपल है वो निगेटिव। बोलो, मेटल सॉल निगेटिव, क्ले निगेटिव, स्टार्च निगेटिव, एसिडिक डाई निगेटिव, आर्सेनिक सल्फाइड निगेटिव। ये 5 क्या होंगे? पॉजिटिव। नेक्स्ट, ऑरिजिन ऑफ चार्ज हेडिंग पढ़ी है, वो हेडिंग आपको मालूम ही है कि ये एडजॉर्ब कर लेते हैं सेम टाइप के आयन को और चार्ज आ जाता है। अच्छा, अब बच्चों यहां पे 2 बातें और पढ़नी है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ये पॉइंट है, और एक पॉइंट है बच्चों इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। देखिए, ये कोलोइडल है, डीपी और डीएम, हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डीपी के पार्टिकल माइग्रेट करते हैं तो फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, और डीएम के पार्टिकल अगर माइग्रेट करते हैं तो फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अब बच्चे भूल जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में कौन। एक बात बताओ, बायो में आप लोग पढ़ते हो ऑस्मोसिस, परासरण। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट छेदों को पार करके जाता था या सॉल्यूट? सॉल्वेंट मतलब डीएम। तो जहां पे ऑस्मोसिस आ रहा है वहां पे सॉल्वेंट को माइग्रेट कराएंगे, सॉल्वेंट बोले तो डीएम, और जहां पे ऑस्मोसिस नहीं आ रहा है वहां पे सॉल्यूट को माइग्रेट कराएंगे, सॉलिड बोले तो डीपी। तो माइग्रेशन ऑफ डीएम पार्टिकल इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस और माइग्रेशन ऑफ डीपी पार्टिकल इज इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। एक नाम और भी लिखा होगा, लिखा है कैटाफोरेसिस। ओके, स्टेबिलिटी हो गया, ऑरिजिन ऑफ चार्ज पहले ही पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, कैटाफोरेसिस हो गया। 5वां प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कोएगुलेशन। कोएगुलेशन बोलो बच्चों, फ्लक्युलेशन बोलो, कोएगुलेशन बोलो या फ्लक्युलेशन बोलो या इसी को बोलो प्रिसिपिटेशन, सारी बातें एक ही। कुल मिलाके हमें कोलोइडल को क्या करना है? बर्बाद। देखिए बेटा, कोलोइडल को बर्बाद करने का मतलब है आप उसके ऊपर उपस्थित चार्ज को क्या कर दो? खत्म कर दो। चार्ज खत्म होगा, पार्टिकल आपस में जुड़ेंगे, भारी हो जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रिसिपिटेट हो जाएंगे। अब देखो तो बोला यहां पे 2 बातें हैं, लायोफिलिक कोलोइडल और लायोफोबिक कोलोइडल। ध्यान समझना, याद कुछ नहीं करना है। देखो, लायोफिलिक कोलोइडल में ये डीपी का पार्टिकल, समझना मेरी बात, समझाने के लिए, इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक। ये निगेटिव जब खत्म होगा तभी ये बर्बाद होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि लायोफिलिक में डीपी और डीएम में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण ये चारों तरफ से
डीएम से घिरा रहता है। ठीक, लायोफोबिक में आइए, लायोफोबिक में ये डीपी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, खत्म कर दोगे बर्बाद हो जाएगा। और लायोफोबिक चूंकि लिक्विड हेटर होते हैं तो ज्यादा ये डीएम के पार्टिकल से सराउंड नहीं होते। अब देख रहे हैं बेटा, तो लायोफोबिक को बर्बाद करना बहुत आसान है। आपने इसमें ऊपर से कोई इलेक्ट्रोलाइट ए बी डाला, इलेक्ट्रोलाइट में दोनों पार्ट होते हैं, इस चार्ज के अपोजिट वाला जो होगा वो इफेक्टिव आयन होगा, अंदर जाएगा, इस चार्ज को खत्म करेगा, कोलवाइडल को बर्बाद कर देगा। सोचो, अगर लायोफिलिक को बर्बाद करना है और आपने उस इलेक्ट्रोलाइट को डाला, इसमें कोई शक नहीं इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, प्लस वाला, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, माइनस। ये सोचो, जब ये प्लस डीपी के ऊपर पहुंचेगा तभी तो नेगेटिव को खत्म करेगा। तो यहां पर ये प्लस डीपी के ऊपर पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि ये डीपी डीएम से सराउंडेड है। इसीलिए तो कहते हैं लायोफिलिक कोलोइडल आर हाईली स्टेबल। इनको बर्बाद करना, इनको कोएगुलेट करना आसान नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट डालोगे और ये कोएगुलेट हो जाएंगे, नहीं होंगे। हमें सबसे पहले डीएम की इस लेयर को क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। और इस लेयर को हटाने के लिए हम ऊपर से दूसरे सॉल्वेंट डालते हैं, जैसे एसीटोन, लिखा है कि नहीं लिखा, एसीटोन और एल्कोहल। जब हम लोग ये दूसरे सॉल्वेंट डालते हैं एसीटोन और एल्कोहल, तो वो इस लेयर को खत्म कर देते हैं। फिर हमने डाला इलेक्ट्रोलाइट जो इन चार्ज को खत्म कर देगा और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अर्थात लायोफोबिक को बर्बाद करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ही सफिशिएंट है, लेकिन लायोफिलिक को बर्बाद करने के लिए पहले कोई सॉल्वेंट डालते हैं एसीटोन या एल्कोहल और फिर डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? पढ़िए, कोएगुलेशन और फ्लक्युलेशन। प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। फॉर लायोफिलिक कोलोइडल वी ऐड एल्कोहल और एसीटोन सॉल्वेंट along with additional electrolyte. For lyophobic colloidal we add only electrolyte. समझ में आ गया बेटा? अब देखिए इसी कोएगुलेशन में एक रूल आता है, हार्डी-शुल्ज रूल। क्या पता है इसी, देखिए सब समझा दिया हमने। अपोजिट आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द इफेक्टिव आयन फॉर कोएगुलेशन। समझ में नहीं आया? अबे नेगेटिव कोलोइडल है तो इफेक्टिव आयन होगा कैटायन, अपोजिट वाला, और पॉजिटिव कोलोइडल होगा तो इफेक्टिव आयन होगा एनायन, नेगेटिव वाला, अपोजिट वाला। नेक्स्ट, कोएगुलेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन इफेक्टिव आयन। सीधी सी बात, हमें देखो एक AB है एक CD है, दोनों में इफेक्टिव आयन कैटायन होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। अब तुम बताओ, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वो इसको तेजी से खत्म करेगा, मतलब इफेक्टिव आयन पर जितना ज्यादा चार्ज होता है उसकी बर्बाद करने की क्षमता उतनी ज्यादा होती है, कोएगुलेशन पावर उसकी उतनी ज्यादा होती। क्यों? एक प्लस एक माइनस को बर्बाद करेगा, जबकि इसका एक प्लस दो माइनस को बर्बाद कर देगा क्योंकि यहां पे +2 है। तो चार्ज जितना ज्यादा होगा बर्बाद करने की क्षमता उतनी ज्यादा, प्रेसिपिटेट करने की क्षमता उतनी ज्यादा, कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा। ओके, जैसे देखिए बच्चों, आपको दो सवाल भी दिए गए, ध्यान दो सब लोग। इन्होंने बोला हमारे पास नेगेटिव कोलोइडल है, हमने इसको बर्बाद करने के लिए आपको 3 इलेक्ट्रोलाइट दिए, AlCl3, BaCl2 और NaCl। आपसे पूछा इनकी कोएगुलेशन पावर का ऑर्डर बताओ। मेरे भाई सबसे पहले ये बताइए, अगर नेगेटिव कोलोइडल है तो इफेक्टिव आयन कौन सा होगा? कैटायन। अपन को इससे कोई लेना देना नहीं, अपन को सिर्फ मतलब है कैटायन। +3 +2 +1, चार्ज जितना ज्यादा बर्बाद करने की क्षमता उतनी ज्यादा, कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा। AlCl3 की सबसे ज्यादा,
और NaCl की सबसे कम। सवाल लिखा हुआ है, उसके नीचे डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे में ऐसे लिख लो, कोएगुलेशन पावर का ऑर्डर लिख लो, दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमने आपको पॉजिटिव कोलोइडल दिया है और इसको बर्बाद करने के लिए हमारे पास है K4FeCN6, हमारे पास है AlPO4, हमारे पास दिया गया है BaSO4 और हमें दिया गया NaCl। बच्चों सबसे पहले आप ये बताओ, अगर पॉजिटिव कोलोइडल को बर्बाद करना है, इफेक्टिव आयन क्या होगा? एनायन। मतलब अपन को अब की बार कैटायन को देखना नहीं, 4 प्लस है तो 4 माइनस होगा, फॉस्फेट पे 3 माइनस, सल्फेट पे 2 माइनस, क्लोराइड पे 1। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर बच्चों किसकी होगी? पोटेशियम फेरोसाइनाइड की होगी। 4 जितना ज्यादा होगा कोएगुलेशन पावर उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद एल्युमिनियम फॉस्फेट आएगा, उससे कम कोएगुलेशन पावर बेरियम सल्फेट की और उससे कम कोएगुलेशन पावर NaCl की होगी। नीचे डब्बा बना हुआ है, उसमें आंसर लिख लीजिए बस। नेक्स्ट बेटा, अगले पेज पे पॉइंट लिखा है कोएगुलेशन आल्सो कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस। ये मैंने कल भी लिखवा दिया था आपको। लंबे समय तक डायलिसिस करोगे तो अनवांटेड इलेक्ट्रोलाइट निकलेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन एडजॉर्ब आयन भी निकल जाएंगे, ये बुरी बात हो गई और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस, बिल्कुल बेटा, जब लंबे समय तक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए रहोगे तो डीपी के पार्टिकल जो है अपोजिट इलेक्ट्रोड पे जाकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और जहां चार्ज खत्म हुआ बच्चों वहीं पर प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। हीटिंग एंड कूलिंग से भी हम प्रेसिपिटेशन करते हैं। और इसी के आगे एक पॉइंट और लिख लो, मिक्सिंग ऑफ, उसी आगे लिखो मिक्सिंग ऑफ, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, अपोजिट चार्ज सॉल्ट। मतलब कोएगुलेशन कराने का एक तरीका था इलेक्ट्रोलाइट डाल के बर्बाद करना, और दूसरे तरीके हैं लंबे समय तक डायलिसिस करना, इलेक्ट्रोफोरेसिस करना, गर्म और ठंडा करना, और अपोजिट चार्ज के कोलोइडल को मिला देना। एक दूसरे के चार्ज को कैंसल आउट कर देंगे और बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात आया कोएगुलेशन वैल्यू क्या होता है। देखो बेटा, अरे मेरे भाई इधर देखो, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है बच्चा, इधर देखो 1 लीटर। बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन को बर्बाद करने के लिए तुमने इलेक्ट्रोलाइट को डाला था, जिसके अपोजिट आयन ने अंदर जाके इसको बर्बाद कर दिया। अब एक बात बताओ, तो इसका कुछ अमाउंट यूज हो रहा होगा ना, उस अमाउंट को ही कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। इलेक्ट्रोलाइट का जितना मिली मोल 1 लीटर कोलोइडल को बर्बाद करने में खर्च होता है, वही मिली मोल कहलाता है कोएगुलेशन वैल्यू। सामने देखिए, 1 लीटर कोलोइडल को बर्बाद करने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के जितने मिली मोल कंज्यूम होते हैं, वही मिली मोल कहलाते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। ओके बच्चों, ध्यान दो, किताबों में आपको इतना ही लिखा मिलेगा कोएगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन। सामने देखिए, फिर देखो, 1 लीटर कोलोइडल को प्रेसिपिटेट बर्बाद करने के लिए किसी इलेक्ट्रोलाइट के जितने मिली मोल कंज्यूम होते हैं, वही उसका कोएगुलेशन वैल्यू कहलाता है। मैंने इस डेफिनेशन से कोएगुलेशन वैल्यू का फार्मूला बना रखा है, मिली मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
कंज्यूम टू प्रिसिपिटेट 1 liter of colloidal, वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर। जस्ट ए मिनट, रुक जाइए। देखिए बेटा, सबसे पहले कोएगुलेशन वैल्यू की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इट इज डिफाइंड एट विच मस्ट बी एडेड इन 1 liter कोलोइडल सॉल्यूशन टू कॉज कंप्लीट कोएगुलेशन। राइट, अब फार्मूला कहां लिखेंगे, इधर देखिए। इस डेफिनेशन के बाद एक क्वेश्चन लिखा है और क्वेश्चन के नीचे डब्बा बना है, बोलो हाँ या ना। डब्बे को 20 से आधा कर दो, ऊपर वाले आधे में फार्मूला लिख दो ये, और नीचे वाले आधे में क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखेंगे। डब्बे के ऊपर वाले आधे में कोएगुलेशन वैल्यू का फार्मूला लिख दो और नीचे आधे में हम सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे। फॉर द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml आर्सेनिक सल्फाइड, वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन दिया है 100 ml, 5 ml 1 नॉर्मल NaCl इज यूज्ड। NaCl दिया है 5 ml 1 मोलर। अच्छा, फाइंड आउट द कोएगुलेशन वैल्यू, ये आपसे पूछा है। हमारा डब्बा खत्म हो गया, आपका डब्बा खत्म नहीं होगा, अच्छा खासा बना है। तो देखिए बेटा, हमने कोएगुलेशन वैल्यू का फार्मूला लगाया, मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप वॉल्यूमेट्रिक पढ़ चुके, मोलैरिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करिए। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो मोल आएगा, ml में है तो मिली मोल आएगा। तो हमने सिंपल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, मिली मोल आ गया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर। आपको दिया 100 ml, हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीटर में कितना आएगा, 0.1। तो कोएगुलेशन वैल्यू आ गई 50। ओके बच्चों, बड़ा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी देखो बच्चों, हम लोगों ने 5वां प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। हमने उसमें स्टेबिलिटी पढ़ा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे आया, ड्यू टू एडजॉर्प्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, और हमने कोएगुलेशन पढ़ा। कोएगुलेशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालकर कोलोइडल को बर्बाद किया। इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट यूज हुआ उसे कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू, और इलेक्ट्रोलाइट की बर्बाद करने की ताकत कहलाती है कोएगुलेशन पावर, जो उसके चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज कॉल्ड हार्डी-सुज रूल। अब बच्चों, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस कोलोइडल को इस इलेक्ट्रोलाइट से बचाएंगे। अब हम इस कोलोइडल का प्रोटेक्शन करेंगे। तो अगली हेडिंग पढ़ी है, प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल। इधर देखिए, देखिए बेटा, ये जो लायोफोबिक कोलोइडल होते हैं, जिनको तुमने सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट डाल के बर्बाद कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट से इनको बचाने के लिए हम लोग डालते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइडल। और प्रोटेक्टिव कोलोइडल बच्चों होते हैं लायोफिलिक कोलोइडल। ये क्या करते हैं बेटा, लायोफोबिक कोलोइडल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट यहीं पे टकरा के वापस चला जाता है, अंदर तक नहीं पहुंच पाता है, तो ये लायोफोबिक कोलोइडल को बर्बाद नहीं कर पाता है। समझ में आ गया? ओके, तो ध्यान रखना, हमेशा प्रोटेक्टिव कोलोइडल आर ऑलवेज लायोफिलिक कोलोइडल, जिसके एग्जाम्पल थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, गम, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था लायोफिलिक के एग्जाम्पल। ये काम करते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइडल के तरीके। अब सुनना, जिस प्रकार से
इलेक्ट्रोलाइट का जो अमाउंट यूज होता है बर्बाद करने के लिए उसे कहते हैं कोएगुलेशन वैल्यू। उसी प्रकार से लायोफिलिक का जो अमाउंट यूज होता है बचाने के लिए उसे आप मेरी भाषा में कह दो प्रोटेक्टिव वैल्यू, या केमिस्ट्री की भाषा में कह दो गोल्ड नंबर। ओके बेटा, गोल्ड नंबर कह सकते हो या प्रोटेक्टिव वैल्यू भी कह सकते हो। इज इट क्लियर बेटा? आइए अब सवाल यह है कि गोल्ड नंबर, जैसे आपने कोएगुलेशन वैल्यू को डिफाइन किया, 1 लीटर कोलोइडल को बर्बाद करने के लिए जितने मिलीमोल यूज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो कोएगुलेशन वैल्यू कहलाता है। अब उसी प्रकार से मैं गोल्ड नंबर को डिफाइन करने जा रहा हूं। जानते हो बेटा, इस प्रोटेक्टिव वैल्यू को हमने गोल्ड नंबर ही क्यों बोला? या हम इसको सिल्वर नंबर बोल देते, प्लेटिनम नंबर बोल देते, पोरवाल नंबर बोल देते, गोल्ड नंबर ही क्यों बोला? एक्चुअली हमने जब प्रोटेक्टिव वैल्यू को निकाला तो गोल्ड सॉल के रेस्पेक्ट में निकाला है। हमने अब की बार जो अपना कोलोइडल सॉल्यूशन माना है वो गोल्ड सॉल को माना है, और इस गोल्ड सॉल को बचाने के लिए लायोफिलिक कोलोइडल का जो अमाउंट यूज हो रहा है हमने उसको नाम दे दिया गोल्ड नंबर, क्योंकि हमारा कोलोइडल कौन है अब की बार? गोल्ड सॉल। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सवाल ये है, गोल्ड नंबर को डिफाइन कर लो। देखिए बहुत आसान, ये हमारे पास है गोल्ड सॉल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद करने का तरीका, 10 ml गोल्ड सॉल। ठीक, अब देखना, इस 10 ml गोल्ड सॉल को हमने बर्बाद किया विद द हेल्प ऑफ 1 ml 10% NaCl। बेटा बोलो क्या है? 1 ml 10% NaCl। जाहिर सी बात है आप इसको अंदर डालोगे गोल्ड सॉल। अबे पॉजिटिव के एग्जांपल में तो HBO पेंसिल थी, मतलब ये नेगेटिव कोलोइडल है, और नेगेटिव के लिए इफेक्टिव आयन क्या होगा? पॉजिटिव। अंदर जाएगा, इसको बर्बाद कर देगा। अब सुनना, इसको इससे बचाने के लिए हमने किसी लायोफिलिक कोलोइडल को डाला, और मान लो बच्चों इसका X मिलीग्राम यूज हुआ। कितना मिलीग्राम? अब सुनना, व्हाट इज गोल्ड नंबर? सुनना, 10 ml गोल्ड सॉल को 1 ml 10% NaCl से बचाने के लिए किसी लायोफिलिक कोलोइडल का जितना मिलीग्राम यूज होता है उसी को हम उसका गोल्ड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओके, तो मैं बच्चों को ये ऐसे समझाता हूं, और मैं बच्चों से कहता हूं कि इस प्रकार से आप हाशिए में लिख भी लीजिएगा। लिखने से क्या होता है, आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसको देखेंगे आपको समझ में आएगा। ओके, पढ़ते हैं। गोल्ड नंबर टर्म गिवन बाय जिग्मोंडी, याद रखिएगा। इट इज डिफाइंड एज milligram of protective colloidal, which is lyophilic colloidal, which must be added in 10 ml of gold salt in order to prevent its coagulation by the addition of 1 ml 10% NaCl solution। समझ में आया? अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखिए, गोल्ड नंबर पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोएगुलेशन वैल्यू पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। इसके जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो मैंने बेटा ये ऑब्जर्व किया कि इस चीज को हम लोग हमेशा क्या रखते हैं? फिक्स। जब भी गोल्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है इसका वेट आपको दिया जाएगा, इसका वॉल्यूम दिया जाएगा, और गोल्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा। ये फिक्स रखते हैं। ठीक, सुनना बेटा, हमने इसका भी फॉर्मूला बना रखा है। सुनना, कोएगुलेशन वैल्यू का मैंने फार्मूला बनाया, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल इन लीटर। यहां पर देखो, मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल, जो कौन होगा? लायोफिलिक कोलोइडल, अपॉन, यहां पे बच्चों कोलोइडल सॉल्यूशन फिक्स है गोल्ड सॉल,
वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन लीटर इंटू 10 की पावर -2। ये फार्मूला आप कहां लिखेंगे? नीचे क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे डब्बा बना है, आधे डब्बे में आप लिखेंगे फार्मूला। मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल, मिलीग्राम इज द यूनिट ऑफ वेट, मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन लीटर इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, आइए इसके साथ हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपने हाशिए में लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। देखो बच्चों, एक आपको सवाल दिया गया है, द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट दिया है 100 ml, इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय एडिशन ऑफ 0.25 ग्राम ऑफ स्टार्च। आपको मालूम है स्टार्च इज ए लायोफिलिक कोलोइडल एंड लायोफिलिक कोलोइडल आर द प्रोटेक्टिव कोलोइडल। आपको वेट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल दिया है 0.25 ग्राम। आपसे पूछा है गोल्ड नंबर, नहीं कर पाओगे, लगा दो फार्मूला। मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइडल, आपको ग्राम दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट लीटर ml में दिया, 1000 से डिवाइड करिए इंटू 10 की पावर -2। आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। ओके, यही गलतियां होती हैं। 2.5 आपने बोला, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 10 की पावर -2 कैंसिल हो गया, 25 आएगा। तो आधे हाफ में आपने फार्मूला लिखा और नेक्स्ट आधे हाफ में आप सॉल्यूशन नोट करिए। आवाज नहीं? ओके, देखिए बच्चों, ये सब फार्मूले हमने बनाए रखे हैं। अब आपको हम फार्मूले में कहीं कंफ्यूज ना हो, जीवन पर्यंत के लिए याद करवाने जा रहे हैं। देखिए, कोएगुलेशन वैल्यू का फार्मूला था मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, अब सुनना, सबसे पहले एक स्टूडेंट को यह क्लियर होना चाहिए कि कोएगुलेशन वैल्यू, कोएगुलेशन पावर, ये शब्द एसोसिएटेड है इलेक्ट्रोलाइट से, जो कोलोइडल को बर्बाद करने आ रहा है। प्रोटेक्टिव पावर या प्रोटेक्टिव वैल्यू, जिसे गोल्ड नंबर कहते हैं, ये दोनों शब्द जुड़े हुए हैं लायोफिलिक कोलोइडल, जो उसको बचाने आ रहे हैं। सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, दोनों फार्मूलों में मैंने एक चीज कॉमन रखी है कि नीचे जो कोलोइडल सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखा है वो किस में है? बनाते, इस फार्मूले को बनाते समय मैंने ये ध्यान रखा कि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। हमने दोनों में देखिए जो कोलोइडल सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है वो लीटर में लिया है। अच्छा, अब बच्चा कंफ्यूज क्या होगा? मिलीमोल किस में था और मिलीग्राम किस में था? सुनना, गोल्ड नंबर जी के साथ आएगा जी, गोल्ड नंबर में मिलीग्राम आता है और कोएगुलेशन वैल्यू में मिलीमोल्स आता है। लेकिन बेटा, ये मिलीग्राम किसका है? प्रोटेक्टिव कोलोइडल का, जो बचाने आ रहा है, लायोफिलिक कोलोइडल। और ये मिलीमोल किसका है? इलेक्ट्रोलाइट का, जो बर्बाद करने आ रहा है। क्लियर? आओ बोलो, कोएगुलेशन वैल्यू। अच्छा, कोएगुलेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट की चर्चा हो रही है, तो मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर मतलब प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्टिव कोलोइडल, मतलब लायोफिलिक कोलोइडल।
मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल या प्रोटेक्टिव कोलोइडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल गोल्ड, यहां पे कोलोइडल सॉल्यूशन फिक्स है गोल्ड इंटू 10 की पावर -2। ओके, अच्छा बच्चों याद रखिएगा बेटा, जब मैं ये पढ़ा देता हूं, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लायोफिलिक कोलोइडल प्रोटेक्टिव कोलोइडल के तरीके काम करते हैं। ये लायोफोबिक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट से सेव करते हैं। लायोफिलिक के एग्जांपल आप लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन एटसेट्रा। आपके मेडिकल में क्वेश्चन आता है मैक्सिमम गोल्ड नंबर किसका है और मिनिमम गोल्ड नंबर किसका, ये आता सवाल, सुनना याद मत करिए। हमारे टीवी में एक चैनल आता है स्टार मैक्स या सेट मैक्स, क्या आता है? स्टार मैक्स आता है। हाँ, स्टार मैक्स करके हमारे टीवी में एक चैनल आता है स्टार मैक्स। तो बच्चों स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर होता है मैक्सिमम, तो ध्यान रखना जिलेटिन के लिए गोल्ड नंबर होता है मिनिमम। आपकी कॉपी में लिखा भी है मिनिमम गोल्ड नंबर इज फॉर जिलेटिन वाइल इट इज मैक्सिमम फॉर स्टार्च। ओके, यहां पे ये सेंटेंस लिखा, उसी के बगल में ट्रिक लिख दो बस, स्टार मैक्स चैनल, स्टार मैक्स चैनल मतलब स्टार्च के लिए गोल्ड नंबर मैक्सिमम है, तो अंडरस्टूड है जिलेटिन के लिए मिनिमम होगा। ओके, ठीक है। अब आइए, आपने कोलोइडल को बर्बाद करना भी सीखा इलेक्ट्रोलाइट से और बचाना भी सीखा लायोफिलिक कोलोइडल से। अब मैं आपको हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट? हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट। आओ, ये हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट पेज नंबर 6 पर आप लोग लिखेंगे। एक बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हीरो हीरोइन के बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखो हीरोइन, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट। हीरोइन, हीरो और विलेन। अब देखिए, हीरोइन, हमारी हीरोइन जो है दैट इज कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसको बर्बाद करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं और बचाने के लिए लायोफिलिक कोलोइडल डाल रहे हैं। तो विलेन हमारा कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। और हीरो कौन है? लायोफिलिक कोलोइडल। क्लियर है? अच्छा, हीरो की, इस हीरोइन को बचाने की ताकत, प्रोटेक्टिंग पावर, और हीरो का बचाते समय जो अमाउंट खर्च होगा, प्रोटेक्टिंग वैल्यू या गोल्ड नंबर। बोलो हाँ या ना। विलेन का हीरोइन को बर्बाद करने की ताकत, कोएगुलेशन पावर, और इसका जो अमाउंट खर्च होगा, कोएगुलेशन वैल्यू। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, हमें चर्चा करनी है हीरोइन की स्टेबिलिटी की। ठीक है, अब देखिए पूरी पिक्चर के लिए हीरोइन बर्बाद करता विलेन जो दौड़ाता है, और बचाता है हीरो। क्लियर है सबको? अच्छा, एक बात बताओ, बी नेचुरल, हीरोइन ज्यादा सेफ महसूस कब करेगी? जब हीरो की पावर ज्यादा हो या विलेन की पावर ज्यादा हो? ऑफ कोर्स। मतलब क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि स्टेबिलिटी ऑफ
colloidal solution is directly proportional to protecting power of lyophilic colloidal। हाँ या ना? हीरो का ताकत जितना ज्यादा, हीरोइन उतना सेफ महसूस करेगी कि गुंडा 1 आ जाए या 10 आ जाए, मेरा लौंडा उसे संभाल लेगा। ठीक, अच्छा बच्चों, विलेन की ताकत जितनी ज्यादा, हीरोइन उतना अनसेफ महसूस करेगी, अब गए कि कब गए। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर। पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा तुम भूल के दिखाओ तो जान जाए। जिस दिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दन से तुम्हारे दिमाग में हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट आएगा, दन से आंसर आएगा। बिल्कुल सोचना मत, न रटना। अब सुन बेटा, पावर हमेशा उसके अमाउंट के इनवर्सली होगी, समझ लीजिएगा, प्रयास करिएगा। अगर मुझसे कोई कहे इसको तोड़ो, तो शायद मैं 10-20 घूसे मारूं तो ये टूटे, लेकिन अगर सन्नी देओल से कह दिया जाए इसको तोड़ो, तो शायद एक घूसे में ये टूट जाए। और कहीं रजनीकांत से कह दिया जाए, साउथ के सुपर हीरो, तो कहो छू भरने हो ये टूट जाए। तो पावर जितनी ज्यादा होती है उसका अमाउंट उतना ही कम यूज होता है, समझिए। हीरो की पावर जितनी ज्यादा तो हीरो का खर्च हुआ अमाउंट उतना कम। ऑफ कोर्स विलेन की पावर जितनी ज्यादा तो विलेन का खर्च हुआ अमाउंट उतना कम। पावर अमाउंट के इनवर्सली ही होती है। जैसे मार्केट में देखिए, घरों में मिर्च भी कई प्रकार की मिलती है। बहुत तीखी मिर्च अगर है तो छोटी सी बाइट स्वाद दे देती है, लेकिन हल्की फुल्की तीखी है, ज्यादा खानी पड़ती है, तब स्वाद मिलता है। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, पावर हमेशा वैल्यू के इनवर्सली ही होती है। मतलब प्रोटेक्टिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोटेक्टिंग पावर। प्रोटेक्टिंग वैल्यू का मतलब गोल्ड नंबर। और कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेशन पावर। हाँ या ना? बोलो बेटा। तो जल्दी से मेरी क्लास एक बात बताए, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल, प्लीज बोर्ड पे मत देखना, आंख बंद कर लेना और सुनना और फील करना। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल हीरोइन प्रोटेक्टिंग पावर के डायरेक्टली है कि नहीं है? हीरो की ताकत के डायरेक्टली। अगर प्रोटेक्टिंग पावर के डायरेक्टली है तो प्रोटेक्टिंग वैल्यू के क्या हो गया? इनवर्सली। गोल्ड नंबर के क्या हो गया? अपने आप हो रहा है सब। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल कोएगुलेशन पावर के इनवर्सली है। विलेन की ताकत ज्यादा तो हीरोइन उतना अनसेफ। तो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल कोएगुलेशन पावर के इनवर्सली है, तो कोएगुलेशन वैल्यू के डायरेक्टली। बोलो हाँ, आंखें खोल लो, ऐसा ना हो आंखें बंद करके नींद में चले गए तुम लोग। नहीं, योग निद्रा से बाहर आओ। ठीक है, आप देखिए ये हीरो हीरोइन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया है। ये कॉन्सेप्ट आप पेज नंबर 6 पर लिख लीजिएगा और उसके नीचे मैं सवाल कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा इसके नीचे मैं सवाल कराने जा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे बेटा बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में। आज के बाद आप कंफ्यूज होकर दिखाइए तो जान जाए। ठीक है, देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट पर आपके नीट के 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन, हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन है ए बी सी। हमने इन कोलोइडल सॉल्यूशन को बर्बाद करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट को डाला है, जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू हमने आपको दी है ए बी सी 0.01, 0.1, 0.001। और हमने आपसे क्वेश्चन पूछा
स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन का ऑर्डर बताइए। बच्चों सामने देखो, देखो कोलोइडल सॉल्यूशन दिया गया था, 3 दिए गए थे, ए बी सी। इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट डाल के बर्बाद किया, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइट डाल के बर्बाद किया, इसमें इतना यूज हुआ, इसमें इतना यूज हुआ। तो सवाल यह है इन तीनों कोलोइडल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। वेरी सिंपल, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल कोएगुलेशन पावर के इनवर्सली था, विलेन की ताकत के इनवर्सली, तो कोएगुलेशन वैल्यू के डायरेक्ट। जिस कोलोइडल को बर्बाद करने के लिए ज्यादा कोएगुलेशन वैल्यू होगा उस कोलोइडल का स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी, उससे लेस स्टेबल ए, और उससे लेस स्टेबल सी। देखिए बेटा, वैसे तो चीजें लॉजिकल है, समझने को समझ में आना चाहिए। जस्ट ए मिनट, एक कोलोइडल है, इस कोलोइडल को बर्बाद करने के लिए इलेक्ट्रोलाइट का जितना ज्यादा अमाउंट यूज होगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लॉजिकल बात है, समझ में आ गया। लेकिन बेटा एग्जाम में कभी कभी लॉजिकल चीजें दिमाग में नहीं आती, इसीलिए मैं अपने बच्चों को हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट बताता हूं, ये कभी नहीं भूलेंगे आप। स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल, विलेन की पावर कोएगुलेशन पावर के इनवर्सली, तो कोएगुलेशन वैल्यू के, तो जिसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, ये कभी नहीं भूलोगे आप। समझा भी दिया और आपको इस तरीके से याद भी करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हमने आपको लायोफिलिक कोलोइडल दिए, लायोफिलिक कोलोइडल आर प्रोटेक्टिव कोलोइडल, बोलो हाँ या ना। और इनका जो अमाउंट यूज होता है उन्हें क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर, बोलो। ये दिया है 10, 20, 5, और क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर ऑफ प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लायोफिलिक कोलोइडल। मेरे भाई, पावर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट। जिसका गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिंग वैल्यू ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिंग पावर कम। तो सबसे कम प्रोटेक्टिंग पावर बी की, उससे ज्यादा ए की, सबसे ज्यादा सी की। बोलो हाँ या ना। ओके, 2 सवाल लिख ली। हीरो हीरोइन कॉन्सेप्ट बेटा खत्म होता है। बड़ा बात खत्म करें बेटा। वापस से अपने पेज नंबर 5 पे आ जाइए, इसको लिख लीजिएगा पॉज करके। हम लोग पढ़ेंगे इमल्सन। वैसे तो बच्चों इमल्सन आप लास्ट क्लास में देख चुके हो, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, बीच वाला होता है। इंग्लैंड मतलब इमल्सन, लिक्विड इन लिक्विड, डीपी भी लिक्विड, डीएम भी लिक्विड। देखो बच्चों, इसी को तो अपन क्या कहते हैं? इमल्स। अब बच्चों देखो, आपको मालूम है लिक्विड 2 हो सकते हैं। लिक्विड बच्चों वाटर भी हो सकता है, और लिक्विड बच्चों ऑयल भी हो सकता है। तो लिक्विड चूंकि 2 प्रकार के हो सकते हैं, इसलिए इमल्सन जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन होता है, और दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन होता है। हमारे पास 2 प्रकार के इमल्सन, डीपी हो जाए ऑयल, डीएम हो जाए वाटर। तो ऑयल इन वाटर, बिकॉज डीपी इन डीएम होता है, डीएम इन डीपी नहीं होता है। और वाटर इन ऑयल का मतलब डीपी हो जाए वाटर और ऑयल हो जाए डीएम।
तो दो प्रकार के होते हैं, ये लिखें। दे आर लिक्विड इन लिक्विड टाइप कोलोइडल, दो प्रकार के। ऑयल इन वाटर टाइप, O/W भी लिख देते हैं, और वाटर इन ऑयल टाइप W/O लिख देते हैं। देखिए, ऑयल इन वाटर के एग्जांपल लिखा है मिल्क। लिक्विड फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, फैट क्या हो गया, ऑयली पार्ट हो गया और वाटर में डिस्पर्स है, तो लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर इज मिल्क। मैं अपने बच्चों को मिल्क इन दोनों में किसका एग्जांपल है कैसे याद कराता हूं। आपका इसका एग्जांपल लिखा हुआ है, मिल्क लिखा हुआ है। दूध हमें गाय से मिलता है, गाय बोले तो काऊ, काऊ, तो ऑयल इन वाटर, ओके। मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ काऊ, ऑयल इन वाटर। बच्चों सुन लो, बच्चों सुन लो, डीपी क्या होगा, ऑयल, ऑयल मींस लिक्विड फैट ग्लोब्यूल्स, डीएम क्या होगा, वाटर। तो लिक्विड फैट डिस्पर्स्ड इन वाटर, इट इज कॉल्ड मिल्क टाइप ऑफ इमल्सन। दूसरा एग्जांपल लिखा है वेनिसिंग क्रीम। वाटर इन ऑयल का एग्जांपल लिखा है कॉड लिवर ऑयल, हेयर क्रीम एंड बटर। बच्चों मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मिल्क याद कर लो और वेनिसिंग क्रीम याद कर लो। बेटा एक बात बताओ, इंग्लैंड मतलब इमल्सन था, इंग्लैंड बोला मतलब बटर, मित्तल लिप्स हेयर, बोलो तो बटर किस में चला जाएगा, वाटर इन ऑयल में। कॉल्ड लिवर ऑयल वाटर इन ऑयल में, और मिल्क किस में चला गया, ऑयल इन वाटर। तो दो याद रखा करो, ऑयल इन वाटर में मिल्क और वेनिसिंग क्रीम, बाकी किस में चले गए, वाटर इन ऑयल। मिल्क को कैसे याद करवा दिया, काऊ, ऑयल इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट, इमल्सिफाइंग एजेंट, दे स्टेबलाइज द इमल्सन। हाँ ये भी बड़ा अच्छा है, इमल्सन को जो स्टेबलाइज करते हैं उन्हें हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। देखिए आपने देखा होगा गर्मियों में दूध फट जाता है, अब फटने का मतलब क्या है, कोएगुलेट हो गया। जब दूध फटता है देखो पानी पानी अलग हो जाता है, और जो है करडी टाइप का पार्ट जो होता है, वो चीज टाइप का पार्ट जो होता है अलग हो जाता है। पनीर कैसे बनता है, दूध को बर्बाद करके ही तो बनता है, दूध को कोएगुलेट करके ही तो बनता है, दूध को फाड़ के ही तो पनीर बनता है। बोलो बेटा, अब देखिए दूध, आप देखिए गर्मियों में फट जाता है, तो इस दूध की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग दूध में इमल्सिफाइंग एजेंट को मिला देते हैं। मुझे नहीं मालूम आपने देखा कि नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी कभी फील किया है कि दूध में कभी कभी साबुन की हल्की फुल्की स्मेल आने लगती है। ये दूधिया जो मिल्क मैन होते हैं गर्मियों के सीजन में क्या करते हैं, दूध फट ना जाए तो दूध में थोड़ा सा साबुन या डिटर्जेंट मिला देते हैं। ये साबुन क्या करता है, ये दूध में इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है और दूध को गर्मी के दिनों में भी फटने नहीं देता है। तो ऑयल इन वाटर के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट होता है सोप, जो इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। दिखाए, ऑयल इन वाटर के लिए सोप है और लायोफिलिक कोलोइडल। वाटर इन ऑयल के लिए हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, लॉन्ग चेन एल्कोहल और लैंप ब्लैक। बड़ा तीन एग्जाम्पल है, रटे होने चाहिए, एनसीईआरटी में लिखे। दूध का एग्जाम्पल मैंने याद करवाया। कभी कभी आप लोग देखिए गर्मी के सीजन में दूध में साबुन की स्मेल आने लगती है, क्योंकि मिल्क मैन क्या करते, थोड़ा सा चुटकी भर साबुन मिला देते हैं, जो दूध के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, और सुनना, दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर के लिए क्या लिखा है, लायोफिलिक कोलोइडल। ये भी देखो कैसे याद करवाते हैं आपको, देखो तो हम देखो एक याद करवाते हैं, दूसरा अपने आप बन जाएगा। एग्जाम्पल याद करवाए एक के, दूसरा के अपने आप बन गए। पहले के इमल्सिफाइंग एजेंट याद करवा दे रहे हैं, सोप और लायोफिलिक कोलोइडल,
दूसरे के अपने आप बनेंगे। समझ रहा? सोप मैंने याद करवाया कि दूधिया के क्या करते हैं, थोड़ा साबुन मिला देते हैं। और सुनना लायोफिलिक कैसे याद करेंगे, सुनना। एक बात बताओ, गाय या भैंस से दूध निकाला गया, ये दूध तुरंत नहीं फटता है। गर्मी का सीजन हो या सर्दी का सीजन, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे तक ये दूध चल जाता है। उसके बाद अगर आप रखे रहेंगे तो फटता है। तो सवाल ये है 4 घंटे तक ये दूध चल रहा है, फट नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि भगवान ने इस दूध में नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट मिला रखा है। दूध काहे के लिए पीते हैं? कौन सी प्रोटीन मिलती है? कैसीन प्रोटीन। हाँ, और कैसीन प्रोटीन इज ए लायोफिलिक कोलोइडल, एंड लायोफिलिक कोलोइडल आर इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। तो एक बार ये सवाल पूछा गया, द नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट प्रेजेंट इन मिल्क इज कैसीन प्रोटीन। ओके, तो ऑयल इन वाटर, एग्जाम्पल काऊ मिल्क, और दूध से मिलती है क्रीम, वेनिसिंग क्रीम। बाकी सब चलेगा किसमें? वाटर इन ऑयल। बात आया इमल्सिफाइंग एजेंट, दूध में दूधिया मिला देते हैं। साबुन, सर ने बताया था साबुन की खुशबू आती है तो सोप हो गया। और दूध में नेचुरल इमल्सिफायर है कैजीन प्रोटीन। कैजीन प्रोटीन मतलब लायोफिलिक कोलोइडल। 2 एग्जांपल याद करवा दिए, बाकी सब क्या हो गए? वाटर इन ऑयल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जेल। देखिए, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में मिलाया, जेल बना। प्रोसेस इज कॉल्ड जिलेशन। और जेल को थोड़ी देर के लिए रखा रहने दो, सॉलिड और लिक्विड अलग होने लगता है। प्रोसेस इज कॉल्ड सिनर्सिस या वीपिंग ऑफ जेल। ऐसा लगने लगता है जैसे ये जेल रो रहा है। भाई मेरे, जब रोते हैं तो आंसू निकलते हैं, लिक्विड निकलता है। इसको रखे रहने दिया तो इसने भी लिक्विड को छोड़ा, इसके भी आंसू निकलने लगे। तो रिवर्स प्रोसेस इज कॉल्ड वीपिंग ऑफ जेल या सिनर्सिस। एंड दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉफी। बच्चों बोलो क्या कहते हैं? पढ़िए। फॉर्मेशन ऑफ जेल इज कॉल्ड जिलेशन, कन्वर्जन ऑफ जेल बैक इनटू लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड सिनर्सिस और वीपिंग ऑफ जेल। दिस होल रिवर्सिबल प्रोसेस इज कॉल्ड थिक्सोट्रॉफी। एक बार में सब समझा दिया। जिलेशन, सिनर्सिस या वीपिंग ऑफ जेल, और रिवर्सिबल प्रोसेस कॉल्ड थिक्सोट्रॉफी। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल की। देखिए, डेल्टा फॉर्मेशन। देखिए जानते हो ये क्या है? ये क्या है? जानते हो ये क्या है? समुद्र। सी। आपको मालूम है जितनी भी नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, बहकर अंत में कहां मिलती हैं? समुद्र में। समुद्र का पानी सॉल्टी वाटर होता है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं। नमक होता है, फॉर एग्जांपल MgCl2, सी, बहुत कुछ होता है। अच्छा, अब एक नदी बहते हुए आई, नदी के पानी में मिट्टी के पार्टिकल, बालू के पार्टिकल्स होते हैं। बोलो हाँ या ना? नदी बहते हुए आती है, अपने साथ चट्टान को तोड़ते हुए बालू के फॉर्म में लेकर आती है, मिट्टी को लेकर आती है। मिट्टी के पार्टिकल, बालू के पार्टिकल कोलोइडल होते हैं। आप याद करिए, नेगेटिव चार्ज कोलोइडल। तो जब ये पानी समुद्र के पानी में मिलता है तो नेगेटिव चार्ज क्ले को इसका पॉजिटिव आयन प्रेसिपिटेट कर देता है, कोएगुलेट कर देता है, और बालू जो है धीमे धीमे इकट्ठा होती रहती है। और जब इकट्ठा होती रहती है तो इस प्रकार के डेल्टा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो डेल्टा फॉर्मेशन कोएगुलेशन प्रिंसिपल पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिफिशियल रेन। यस बेटा, क्या हुआ? बादल आए, हमारे घर के ऊपर से निकल गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भैया महीना भर हो गया, सारी बरसाती नहीं हो रही है। पूर्वा जी को गुस्सा आ गई। पूर्वा जी ने क्या किया? सीढ़ी लगाई, और सीढ़ी लगा के भाई चढ़ गए ऊपर। भैया ये क्या है? बादल।
बरसने का नाम भी नहीं ले रहा, हम गए और जाके इसके ऊपर AGI का छिड़काव कर दिया। क्लाउड भी कोलोवाइडल होता है, AGI का छिड़काव किया, चार्ज को खत्म करेगा, ये आपस में प्रेसिपिटेट होंगे, कोएगुलेट होंगे, और ये देखो बच्चों बरसों रे मेघा मेघा, बरसों रे मेघा मेघा, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेन विद द हेल्प ऑफ AGI। ओके नेक्स्ट, टेल ऑफ कमेट, पुच्छल तारा की पूंछ दिखाई पड़ती है, समुद्र का नीला रंग और आसमान का नीला रंग, इसका रीजन है टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ब्लीडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलम, बच्चों कभी कभी मैन लोग जो होते हैं दाग गया, खून आने लगा, बार बार क्या करता है, फिटकरी लेके रगड़ने लगता है, ब्लड आपने देखा कोलोवाइडल सॉल्यूशन होता है, हीमोग्लोबिन इज ए पॉजिटिव कोलोवाइडल। एलम मतलब फिटकरी, डिफरेंट टाइप्स के आयंस होते हैं इस एलम में, जब उसको ऐसे रगड़ते हैं तो ये आयन क्या करते हैं, ब्लड को वहीं पर जमा देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं, तो ब्लीडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय एलम। कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर इज कॉल्ड अर्गीरोल, यस याद रखिए, आई लोशन में इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज अर्गीरोल? कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर। कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ एंटीमनी इज यूज्ड इन क्योरिंग कालाजार। कालाजार एक बीमारी होती है, आप लोग बायो में पढ़ते होंगे, इसका क्योरिंग, इसका उपचार करते हैं कोलोवाइडल एंटीमनी के द्वारा। कोलोवाइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वा, ने कल पढ़ा चुके हैं। कोलोवाइडल गोल्ड इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कासियस। कोलोवाइडल गोल्ड को याद करिए बच्चों, रेड इन कलर होता है, याद आ रहा है आपको, कल पढ़ाया, आज ही पढ़ाया अभी 1 घंटे पहले, कलर में रेड इन कलर होता है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कोलोवाइडल गोल्ड इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कासियस, यूज्ड फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। बच्चों इंजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, मसल में लगने वाला टिटनिस का इंजेक्शन और वेन में लगने वाले ड्रिप चढ़ता है, ड्रिप, तो ये इंट्रावेनस इंजेक्शन, ये इंट्रामस्कुलर, यहां ना लगवा पाओ तो पीछे लगवा लेना, इंट्रामस्कुलर ही होता है, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में कोलोवाइडल गोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसे पर्पल ऑफ कासियस कहते हैं, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। एलम्स आर यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर, नेगेटिव मड पार्टिकल प्रेसिपिटेटेड बाय पॉजिटिव आयन ऑफ एलम। बच्चों अभी अभी मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, नल का जो पानी है जिसमें मट्टी है, रख दिया, थिरा गई, थिराने का मतलब क्या, ये आरओ का पानी बन गया क्या बे, ये आरओ का पानी बन गया क्या? सस्पेंशन रेंज के जो मट्टी के पार्टिकल होते हैं वो बैठ जाते हैं, लेकिन कोलोवाइडल रेंज के पार्टिकल अभी भी पानी में तैरते रहते हैं, ये पानी पूरा प्योर नहीं हुआ है, क्या ये आरओ का पानी बन गया? नहीं। अब जो कोलोवाइडल रेंज के मट्टी के पार्टिकल है, हम इनको भी प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। क्या करिए, फिटकरी लीजिए और फिटकरी को धागे में बांध के टांग दीजिए जगह जगह, क्या होगा, मिट्टी के मड पार्टिकल, आपको मालूम पॉजिटिव एग्जांपल 5 ही लिखवाए, बाकी सब नेगेटिव, तो मड पार्टिकल क्या हो गए, नेगेटिव, और एलम में पॉजिटिव आयन, ये इसको क्या कर देते हैं, प्रेसी, कि अब कितना भी प्रेसिपिटेट हो जाए आरओ का पानी तो ना बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, टैनिंग, एनिमल हाइड आर कोलोवाइडल इन नेचर, अभी बताया था मैंने पॉजिटिव कोलोवाइडल। आप देखिए जानवरों की खाल के बेल्ट बनती है, शूज बनते हैं, जैकेट्स बनती है, तो क्या मतलब है, जानवर को काटा, खाल निकाली और जैकेट बना दी, का पहन लो का, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। उस खाल को सुखाते हैं, ठीक है, चमड़ी को सुखाते हैं, और देखिए बेटा, फॉर हार्डनिंग ऑफ लेदर हाइड इज कोएगुलेटेड, प्रोसेस इज कॉल्ड टेनिंग। इसको हार्ड कैसे बनाते हैं, डिफरेंट शेप देने के लिए हार्ड कैसे बनाते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड टेनिंग। ये जो पॉजिटिव एनिमल की चमड़ी होती है, इसका कोएगुलेशन करवाते हैं, इसको हार्ड करवाते हैं, प्रोसेस इज कॉल्ड टेनिंग। नेक्स्ट, कॉट्रिल प्रेसिपिटेटर यूज्ड इन चिमनी टू प्रेसिपिटेट सॉलिड पार्टिकल सच एज कार्बन आर्सेनिक प्रेजेंट इन स्मोक। देखिए भाई, ये चिमनी है, एक कारखाने में चिमनी लगी है,
यहां पे कुछ काम आम हो रहा है, यहां से धुआं निकल के ऊपर जा रहा है। तो सरकार कह रही है कि भाई अपनी चिमनी में आप क्वार्टिल प्रेसिपिटेटर लगा के रखिए, ताकि ये इस धुएं के हानिकारक पार्टिकलों को यहीं पे रोक ले और यहां से जो हवा ऊपर जाए, अब ये शुद्ध हवा तो नहीं होगी, फिर भी डेडली पॉइजनस भी नहीं होगी, क्योंकि क्वार्टिल प्रेसिपिटेटर ने पार्टिकलों को यहीं पर कोएगुलेट कर लिया होगा। शायद इतने एग्जाम्पल लिखे, एक और लिख लो, लेटेक्स इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर। लेटेक्स इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर। निगेटिव कोलोइडल होता है। अबे पॉजिटिव के एग्जाम्पल वही 5 लिखवाए हैं ना, बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव। ये भी एनसीईआरटी का पॉइंट है, लेटेक्स इज कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर, निगेटिव कोलोइडल होता है। इस प्रकार से देखिए कोलोइडल बेटा क्या होता है, खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका दूसरा पार्ट, एडजॉर्प्शन। ओके, नोट्स बना लीजिएगा, हमने जो नोट्स तो हमने दे ही दिए हैं, आपको बस उसमें लिखना है। और फिर जब आप हमारा वीडियो देख चुके तो आधे घंटे का समय दीजिएगा और इस पूरे नोट्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, मैं इसकी सीट नहीं देता हूं, ऑब्जेक्टिव सीट मैं नहीं देता हूं। मेरी थ्योरी आपने याद कर ली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा विश्वास है। आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर बेटा? फिर भी अगर आपको लगाने की इच्छा हो तो जो किताब आपके पास हो भैया कहीं से, आप उससे लगा सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।